प्यारे बच्चों, आज आपका चौथा चैप्टर होगा। इससे पहले 3 चैप्टर समाप्त हो गया है और तीनों चैप्टर में आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम आपको बताते हैं। आपके इससे पहले सबसे पहले हम पढ़ाए थे पोषण, मतलब भोजन ग्रहण करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे हम पोषण करते हैं। पोषक तत्व जब हम शरीर के अंदर लेते हैं उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण पढ़े थे। पहला चैप्टर का नाम है पोषण। जब भोजन ग्रहण कर लिए तो ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बना, यह ग्लूकोज के ऊर्जा रूप में परिवर्तन करने के लिए हमने शोषण पढ़ा। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ा? शोषण। और तब यह ऊर्जा बन गया हमारे शरीर में, तब हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था कि परिवहन। परिवहन क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे कोशिका तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी कोशिका से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। यही परिवहन मैंने बहुत सुंदर से देख लिया है। और आज जब सब कुछ हो गया, देखिए खाना खा लिए, उसमें ऊर्जा बना लिए, अब परिवहन हो गया, सब आवश्यक तत्वों का जो परिवहन हो गया, अब जो है अवशिष्ट पदार्थ बचा उसको हम उत्सर्जन करेंगे, मतलब निकालेंगे, निष्कासित करेंगे, उसको हम निकालेंगे। वही चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। आई एक्चुअली में जानते हैं 4 चैप्टर नहीं है। एनसीईआरटी बुक में जाइएगा, एनसीईआरटी बुक में जाइएगा तो यह सिर्फ टॉपिक है, सिर्फ जैव प्रक्रम ही एक टॉपिक है। जैव प्रक्रम जो आपका पहला चैप्टर है ना, वही प्रक्रम एक टॉपिक है, चैप्टर है। बाकी उसी के अंतर्गत श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन है। इसमें जो हम पांचवा चैप्टर बनाए हैं नियंत्रण एवं समन्वयक, उसमें दूसरा चैप्टर है। यह और आसान है, आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ा दिए, भारतीय भवन के हिसाब से है, तो इसमें आपको अच्छी से समझ में आया हो, समझ गए। इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्सर्जन, बहुत अच्छा से हम देखेंगे उत्सर्जन। जब हम क्या बताए थे, एकदम सिस्टमेटिक चैप्टर है, इतना सुंदर बायोलॉजी का चैप्टर डिजाइन किया गया है, टॉपिक डिजाइन किया गया है। पहले पोषण है, सब में पोषण कैसे होता है, उसके बाद खाना जब खा लिया शोषण कैसे होता है, सांस लेने से ऊर्जा बनता है, ऊर्जा कैसे बनता है वो बता दिए। अब ऊर्जा बन गया तो परिवहन कैसे होगा, परिवहन हो गया तब जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की परिभाषा हम देखेंगे, क्या कहते हैं उत्सर्जन? उत्सर्जन उसे कहेंगे हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद, ऐसे लिख सकते हैं, हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। बहुत अच्छा से, और बहुत अच्छा से हम लिखे भी है, हम अभी आपको बताएंगे। बताने से पहले एक देखते हैं, मोटिवेशन शब्द है, बहुत ही प्रेरणादायक शब्द है, वह देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कहते हैं जुनून होना चाहिए। क्या कहते हैं? जुनून मतलब लगन होना चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेते हैं मगर जुनून नहीं रख पाते हैं। अब कोई बच्चा के देखिएगा ऐसा जुनून है, आज जाएगा, कोई डांटेगा, टीचर उचर डांटेगा, हम भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उसमें जब जिसको हम डांटते हैं, सर हम आज के बाद शपथ लेते हैं हम पढ़ लेंगे, फिर कल से वही बात। इसीलिए कहते हैं जुनून कंटिन्यू होना चाहिए, जुनून पढ़ने का जुनून होना चाहिए, कामयाबी होने का जुनून होना चाहिए, लगातार जुनून होना चाहिए। आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, उससे जुनून नहीं होगा। एक दिन आप भरो रात पढ़ लीजिए, दूसरा दिन अपना साफ हो जाएगा, नहीं होगा। आप डेली पढ़ रहे हैं 6 से 8 घंटा, तो 100% हम कहेंगे आप बिहार टॉप होइएगा। समझ गए? सेल्फ मेहनत सबसे बड़ा मेहनत होता है। अगर सेल्फ मेहनत नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं होगा। हमारे साथ बने रहिए, सेल्फ मेहनत कीजिए, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे आइए, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और लिखा हुआ है उत्सर्जन किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है उत्सर्जन, तो हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन किसे कहेंगे? जीवों के शरीर
से उपाचयी मतलब पचने के बाद, क्रिया के फलस्वरूप, उसके बाद, फलस्वरूप मतलब बाद, सजीवों में, जो सजीवों के शरीर में जो क्रिया होता है खाना पीना के बाद, जो पचा हुआ उपाचयी क्रिया होने के फलस्वरूप मतलब बाद उत्पन्न गंदे यानी अवशिष्ट पदार्थ जो शेष पदार्थ बचते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के को शरीर से, मतलब जो शेष पदार्थ बचते हैं उसको हम उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, लेकिन वही उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। मतलब हमारे शरीर में, आप अपने भाषा में परीक्षा दीजिएगा, हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद जो अवशिष्ट या गंदे पदार्थ उत्सर्जी या गंदे पदार्थ को, ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बस हो गया। जो शरीर में पचता है, जो मल मूत्र होता है, जो आप मल द्वार के बाहर निकालते हैं, उसे हम उत्सर्जी कहेंगे। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम उत्सर्जी कौन कौन सी अंग होता है, वह भी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। पहले आप उत्सर्जन समझ लीजिए और बहुत अच्छा से समझ भी गए होंगे। आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए, आपको अपने भाषा में लिखना है, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको टॉपर तक आराम से पहुंच जाइएगा। आगे आइए, अब कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ। अभी हम यहाँ देखे थे, यहाँ उत्सर्जी पदार्थ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं है, आहार नाल में पाचन के बाद पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। समझ गए, परिवहन द्वारा क्या होता है, कोशिका में पहुंचता है। आहार नाल पाचन के बाद पचा भोजन जो पचता है, जो विटामिन खनिज लवण होता है हमारे शरीर में, वह सब अवशोषित होकर कहाँ, परिवहन के द्वारा सब कोशिका को पहुंचाया जाता है, जिसको ग्लूकोज भी आप कहते हैं। यहाँ उसमें अनेक उपाचयी क्रिया होता है। यहाँ अनेक उपाचयी क्रिया जैसे ग्लूकोज, वसा, अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि होता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ भी निर्माण होते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त है, यानी विषैला है। विषाक्त मतलब विषैला है, हानिकारक है। इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। देखिए, यह पूरा डिटेल्स में घुमा के लिखा गया है, आप सीधी तौर पर लिख सकते हैं। जब हम शरीर में भोजन करते हैं, देखिए हम ऐसे लिखेंगे, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में लिखा नहीं रहा है। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ के अगर हम परिभाषा देंगे तो आराम से हम दे सकते हैं। जब हम भोजन करते हैं उसके बाद भोजन का उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्रिया के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज तो सारे फलस्वरूप जो अवशिष्ट या गंदे पदार्थ बचता है उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। नहीं कह सकते हैं, यानी हम दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं, यह लिखा हुआ सही है लेकिन ये थोड़ा लंबा है। हम देखिए, भोजन करते हैं तो पचने के बाद क्या हमारे शरीर में सभी कोशिका को ग्लूकोज मिल जाता है, वसा अम्ल मिल जाता है, ऑक्सीजन, प्रोटीन का विखंडन, बहुत सा क्रिया होता है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अवशिष्ट विषाक्त अनावश्यक चीज भी हो जाता है, जिसको आप मल मूत्र कहते हैं, वह बाहर निकालना आवश्यक है। उसी को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जो हमारे शरीर के हानिकारक तत्व बच जाता है, जो, और देखिए, जो ग्लूकोज है वो तो हमारे शरीर के जरूरी है, अम्ल वसा हमारे शरीर के जरूरी है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के जरूरी है, प्रोटीन हमारे शरीर के जरूरी है, तो वह तो अपना क्रिया करके बन जाता है। लेकिन उसके अलावा जो भोजन करने के बाद, ये सब क्रिया होने के बाद जो कुछ अवशिष्ट पदार्थ बढ़ जाता है,
बच जाता है उसी को हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ये आप समझ जाइएगा, बहुत आसान है। आगे आइए, आप पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग। देखिए पहले पढ़ रहे थे उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। जो गंदे पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, इसको हम बाहर निकालते हैं सुबह सुबह जाकर, उसके हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब कहाँ से निकलता है उसी को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। वह हम कहाँ से निकालते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, जटिल बहुकोशिकाएं जंतु में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग, मतलब हम कहेंगे जो हानिकारक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, यानी हम कहेंगे अनुपयोगी, अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जिस देखिए ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे दे सकते हैं, अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचना की गई है। मतलब जिस रास्ते से हम अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे, जिस अंग से, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस अंग से हम अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। कितना आसान है। जिस अंग से हम अनुपयोगी, विषाक्त, अनावश्यक, जो हमारे शरीर की जरूरी नहीं है वह चीज बाहर निकालते हैं, उसी अंग को हम क्या कहते हैं, बस उत्सर्जी अंग कहेंगे। बस हो गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए अमीबार के बारे में। यह देखिए, निम्न श्रेणी के जंतु जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग होता है, नहीं होता है, इसमें उत्सर्जी अंग नहीं होता है। आपके तरह पेशाब करने के लिए मूत्र द्वार होता है, मल द्वार होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए, इनके द्वारा वो सब नहीं होता है। यह क्या होता है, अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पदार्थों में मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह प्लाज्मा लेमा से विसरण की द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब ये जो है अमीबार में जो है विसरण के द्वारा उत्सर्जन होता है। यह याद रखेंगे, अमीबा में कैसी उत्सर्जन होता है, विसरण के द्वारा होता है। यह आप थोड़ा सा याद रखेंगे, लिखेंगे तो और भी अच्छा से याद हो जाएगा। आगे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में, आपके उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें। यहाँ क्या लिखा है, मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें। अब सब उत्सर्जी अंग को हम पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार में समझेंगे। समझे, यहाँ क्या है, पहला उत्सर्जी अंग है आपका त्वचा। यहाँ डैश दीजिएगा, आपको बढ़िया रहेगा। देख विवरणी का चिन्ह दीजिएगा। समझिए, त्वचा है आपका सबसे पहला उत्सर्जी अंग है त्वचा। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा है, क्योंकि आपके सब जगह त्वचा है, जो चमड़ी कहते हैं ऊपर वाला, जो देखिए हाथ, पैर, पेट, जांघ, पैर, सब अंगूठा, सब जगह आपके है क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो कौन है, त्वचा है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। अब पूछेगा त्वचा में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। याद रखेंगे, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तब ना आपका पसीना निकलता है। जिसमें पसीना बाहर निकलता है वह भी पसीना क्या है, उत्सर्जी अंग है। यह शरीर के ताप को संतुलन करने का, अगर पसीना नहीं बहेगा तो आपका शरीर का ताप का संतुलन नहीं होगा, शरीर का तापमान हाई हो जाएगा। समझ गए, यह छिद्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक ऐसा छिद्र है जिससे होकर पसीना तो बाहर हो रहा है लेकिन ब्लड बाहर नहीं हो रहा है। देखिए क्या प्रकृति ने बनाया है, बहुत सुंदर चीज बनाया है। बात समझ में आ गया। अगर त्वचा क्या है, मानव शरीर के सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। इसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिससे पसीना बाहर आता है, और ये पसीना क्या करता है,
ताप की संतुलन करता है। त्वचा क्या करता है, आपका ताप को बरकरार रखता है, ज्यादा ना हीट होने देता है ना ठंडा होने देता है। समझ गए, यह ध्यान रखेंगे। दूसरा उत्सर्जी अंग पढ़ेंगे हम फेफड़ा। क्या पढ़ेंगे, फेफड़ा। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर ना फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन पहुंचाता है, तब वहां से बाहर सांस के द्वारा होता है। तो देख, जिसकी संख्या एक जोड़ी यानी 2 होता है, फेफड़ा एक इस साइड होता है एक इस साइड, दोनों साइड में बायां बगल एक दायां बगल होता है। यह शरीर के अंदर से निर्मित CO2, ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को भी बाहर निकालने का काम करता है। पहला उत्सर्जी अंग हम बताए आपको त्वचा, जिसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, पसीना बाहर करता है, वह शरीर को ताप को नियंत्रण करता है, वह सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है और श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। दूसरा बता रहे हैं हम फेफड़ा। फेफड़ा क्या है, मानव का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं निकालेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में लाभप्रद नहीं होता, हानिकारक होता है। समझ गए, फेफड़ा से क्या निकलता है, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ये एक जोड़ा पाया जाता है बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये लीवर, जिसको हम यकृत भी कहते हैं, यकृत। समझ गए, क्या पढ़ेंगे, लीवर। लीवर क्या है, यह देखिए, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, यह शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg होता है। इसको यकृत कहते हैं हिंदी में। इसे जिगरा भी कहता है, नहीं कहता है अरे हमारे तो जिगर के टुकड़ा है, यानी लीवर का मतलब टुकड़ा होता है। तो अपना बेटा को नहीं कहता है हमारे तो जिगर के टुकड़ा है, मतलब लीवर के समान उसको वह मानता है। यह प्रोटीन के पाचन में बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। यह प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलते हैं। अमीर को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है। समझ गए, तथा यकृत की कोशिकाएं इस अमोनिया को यूरिया में बदलता, तथा यकृत जो लीवर की कोशिकाएं हैं, यकृत मतलब लीवर की कोशिकाएं जो है, इस अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। सुन लीजिए, यहाँ कुछ समझने वाली बात है। यह जो है लीवर क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन के पचाने से बने, प्रोटीन जब पचता है तो क्या बनता है, अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल जाता है। जब प्रोटीन पचता है तब अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदलता है। देखो, प्रोटीन जब आपका पचेगा तो अमीनो अम्ल से क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। यही अमोनिया को यकृत की करेगा, यकृत की कोशिकाएं अमोनिया अम्ल को यूरिया में बदल देगा, अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देगा। एक यूरिया पेशाब के रास्ते निकल जाता है, जो आप पेशाब करते हैं वह यूरिया एक तरह के रहता है। देखते होंगे जब आप पेशाब करते होंगे कोई वृक्ष पे, चाहे कहीं घास पर, जहां पर लोग बहुत सारा पेशाब करता है, वहां कोई पेड़ पौधा नहीं तो जल जाता है, ज्यादा यूरिया डालने से जल जाता है। समझ गए, आगे हम आइए। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुंदर चीज जो हम आपको बताएंगे, मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करे या मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करे। समझ गए, यह भी पूछेगा, अब मानव मूत्र का सचित्र वर्णन भी करेगा, यह भी पूछेगा, तो आप यह बता दीजिएगा। समझ गए, मानव मूत्र का सचित्र वर्णन करे या मानव उत्सर्जन में, इसमें मूत्र कहने का मतलब हम किडनी क्यों दिए, अब हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बात बताएंगे। मूत्र के लिए आपको किडनी का होना जरूरी है। अगर किडनी खराब हो गया तभी आपको पेशाब जल्दी जल्दी आता है। बहुत चीज हो सकता है, ये इस पेशाब आना जल्दी यह नहीं समझ लीजिएगा कि हमारी किडनी खराब हो गया, बहुत सा कारण होता है। समझ गए, इसलिए यहाँ आपको फिगर भी लगाए हैं, लेकिन फिगर से अच्छा आप पढ़िए भी ध्यान से और आराम से आपको समझ में आएगा। क्या है, मानव मूत्र की सचित्र वर्णन करे अगर कहेगा, या मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करे, तो भी आप यही लिख कर जाइएगा, तो आराम से आपका नंबर मिल जाएगा। उत्सर्जी अंग ये एक तरह का है, मानव मूत्र उत्सर्जी अंग है, इसीलिए लिखेंगे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है, वृक्क यानी किडनी। क्या है, किडनी। 2 किडनी होता है मानव में, जिसकी संरचना प्रमुख अंगों
से संपन्न होती है। जिसकी संरचना क्या होती है, प्रमुख अंगों से संपन्न होती है। कौन कौन अंग, पहला देखेंगे वृक्क, जिसका नाम है इंग्लिश में किडनी। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ा यानी 2 होती है। प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम। कहेगा किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम। ये सब आप याद रखेंगे। लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। इससे पहले हम बताए थे कि दिल का वजन 300 ग्राम होता है। यह सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए किडनी का वजन 150 ग्राम होता है और 2 किडनी होता है, 300 ग्राम हो गया। तो यह कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के बगल में भाग में स्थित, कमर जो है देख रहे हैं, कमर के ठीक ऊपर मेरुदंड के पास ही उपस्थित होता है। वृक्क की बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यानी किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्टेक्स कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, कार्टेक्स। कार्टेक्स 3-4 बार बोलिए, आराम से याद हो जाएगा। जिसका आकार अवतल के होता है, जिसका बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, क्योंकि अगर ओरिजिनल रहता तो हम आपको बताते। अवतल का धसा हुआ, आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं, जिसका धसा हुआ सतह हो उसे अवतल, जिसका उठा हुआ हो उसे अवतल। क्योंकि वहां धसा होता है किडनी, इसीलिए उसे अवतल कहा जाता है। वृक्क के धसे भाग को पेल्विस कहा जाता है। जिसका आकार अवतल जैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। वृक्क के मतलब किडनी के धसे भाग को क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। और जिसका आकार क्या होता है, अवतल होता है। और यह इसकी बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। धसे भाग को पेल्विस कहते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, धसे भाग को पेल्विस कहते हैं। और इसका आकार अवतल जैसा होता है। वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालना है। देखिए वृक्क का मतलब किडनी का क्या काम है, नाइट्रोजन जैसे गंदा पदार्थ को क्या करता है, आपको बाहर निकालता है। आगे आइए, मूत्र वाहिनी आप पढ़िए, इसी का है। मानव मूत्र की संरचना कहेगा तो इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। चाहे मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, तो आपको यह लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा किडनी बना दीजिएगा, बस हो गया। यह बनाने का आपको जरूरी नहीं है, यह बना दीजिएगा ऐसे घेर करके। ये दोनों किडनी हम दे दिए हैं, ऐसे समझ गए, हो गया। अब देखिए मूत्र वाहिनी, आप इसको अगर फिगर से नहीं समझ में आ रहे हैं तो गूगल पर आराम से सर्च कीजिएगा, सबके पास अभी मोबाइल है। अगर अच्छा करना है तब आप समझिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप अपने मम्मी पापा के मोबाइल होगा, आराम से होगा। ऐसा भी कोनो घर नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। उसमें आप जाइएगा, किडनी का फोटो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में विवरण दीजिएगा मूत्र वाहिनी। वृक्क के पेल्विस भाग से निकलने वाली वाहिनी को मूत्र वाहिनी हम क्या बताए थे, पेल्विस भाग किसे कहते हैं। देखिए वृक्क के धसे भाग को पेल्विस कहते हैं। यह जो धसा हुआ यहाँ रहता है, इसके अंदर ये तो दिखेगा नहीं, 3D रहता तो हम दिखाते। तो यहाँ इसी को, इसमें जो धसे भाग से निकलने वाली वाहिनी मतलब नली निकल, वृक्क के मतलब किडनी के जो धसे भाग से जिसे पेल्विस कहते हैं, उससे जो एक वाहिनी निकलता है उसी को हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। वहां से मूत्र बाहर निकलता है, जो मूत्राशय में जाकर खुलता है। जो कहाँ मूत्राशय जहाँ जमा होता है वह खुलता है। जब मूत्राशय की बात हुआ तो मूत्राशय के भी बारे में पढ़ लीजिए। शरीर के पिछला भाग में नाशपाती के जैसा थैलानुमा संरचना मूत्राशय कहा जाता है। देखो शरीर के जो पीछे वाला भाग में है, जहां मूत्र जमा होता है, उसी को हम मूत्राशय कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शरीर में नाशपाती जैसा एक आकृति होता है पिछले भाग में, जहां पर मूत्र की जमा होता है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो वह सबरा निकल जाता है, उसे हम मूत्राशय कहते हैं। इसी में मूत्र संग्रह होता है। देखिए लिखा भी हुआ है, इसी में क्या, मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र संग्रह होता है। अब मूत्र मार्ग आप जान रहे हैं, मूत्र जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र बाहर निकलता है, जहां से आप पेशाब करते हैं उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। बस हो गया, इतना आसान है। अब देखिए यह मूत्र का बनावट आप याद नहीं करना होगा, यह आप इतना ही लिख दीजिएगा, 4 पॉइंट तक काफी है। यहाँ आपको यह नहीं लिखना होगा, यह हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको हम बताए हैं, यह हम बताएंगे। उसके बाद हो सकता है वीडियो छोड़ देंगे, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप कहिएगा क्या सर क्या पढ़ाते हैं, इतना समझ में नहीं आता है। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं।
समझ गए। तो आगे आप देखिए, हम पढ़ेंगे इसका बारे में पढ़ लें तो इस पर ही लीजिए, उसके बाद डायलिसिस पढ़ लेंगे, उसके बाद नेफ्रॉन के बारे में हम लोग छोड़ देंगे। चाहे नेफ्रॉन पढ़ के पादप में उत्सर्जन देखेंगे, नहीं तो पढ़ ही डालेंगे, ऐसा थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है। देखिए पहले ही सुन लीजिए मूत्र का बनावट क्या है। तो मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड विद्यमान है। देखिए आप जो पेशाब करते हैं उसमें कौन कौन चीज होता है, जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड, अब कौन कौन कितना कितना होता है वह देखिए। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, 80 ग्राम से आप 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेते हैं, इसके मूत्र में प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। अगर प्रोटीन आप 80 ग्राम से 100 ग्राम खा लेते हैं 24 घंटा में, यानी एक दिन में, तो आपको देखिए पेशाब में क्या क्या होगा। 96% जो होगा जल होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, जल होगा। और ठोस यानी ठोस के रूप में 4 होगा, और जिसमें से ठोस में क्या होगा, यूरिया 2% और अन्न 2%। अन्न में ही यह आ जाएगा क्लोरीन, सोडियम, ये सब आ जाएगा, समझ गए। यूरिया 2% और 2% अन्न, यानी 4% ठोस रूप में पाया जाता है, और जल कितना, 96% में पाया जाता है। अब देखिए यूरिक अम्ल क्या है। ये रक्त में इसकी समानता मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में, और 100 ml रक्त में देखिए दो बार लिखा गया है, 100 ml रक्त में होता है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, यानी बाहर निकल जाता है। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। याद कर लीजिएगा मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, इसमें उपस्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। बस हो गया। अब सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, वह पढ़िए, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस मशीन क्या है। जब आपका किडनी खराब हो जाएगा तो यह डायलिसिस मशीन लगाकर उसको ठीक किया जाता है, समझ गए, तब आपका पेशाब की रास्ता होगा, नहीं तो मृत्यु तक हो जाता है मनुष्य के। देखिए क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाने के कारण संक्रमण या मधुमेह या उच्च रक्तचाप बढ़ जाने से किडनी क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी भी कारण से किडनी अगर क्षतिग्रस्त हो गया और अपना कार्य करना बंद कर देता है, इसे लिख सकते हैं डायलिसिस मशीन क्या है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है, जिसके कारण शरीर के अंदर जहरीली पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जब किडनी काम नहीं करेगा तो आपका पेशाब ही नहीं होगा, तो शरीर में जहरीली पदार्थ बढ़ेगा ना, जिससे रोगी को मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु होता है, इसके निष्कासन, इसको निकालने के लिए, यही जहरीली पदार्थ को निकालने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसी मशीन का नाम है डायलिसिस। मतलब एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, एक वाक्य में, शब्द में नहीं, एक वाक्य में क्या दे सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस मशीन के द्वारा ही जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो जहरीली पदार्थ है, बाहर निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा, बस हो गया काफी। दूसरा हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करिए। नेफ्रॉन के बारे में चित्र भी लिखेंगे, यह चित्र है, और इसका थोड़ा सा विवरण भी दे देंगे, बस हो जाएगा। क्या है, वृक्क की क्रियात्मक, मतलब किडनी के बारे में बोल रहा है। वृक्क किसको कहते हैं, किडनी। किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जो किडनी काम करता है कैसे, उसी को इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखेंगे, वृक्क किडनी के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसे विक्राणु भी कहा जाता है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, वृक्काणु का है, वृक्क का ही क्रियात्मक इकाई है, इसीलिए वृक्काणु कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। प्रत्येक किडनी में, एक दो किडनी है तो 20 लाख हो जाएगा। नेफ्रॉन की संरचना प्याले की आकृति होती है, प्याले यानी कप की आकृति को होता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। जो नेफ्रॉन की आकृति है, जो विक्राणु की आकृति है, प्याले जैसा होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहा जाता है। याद रखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बोमेन संपुट। देखिए ये मिटा दिए जो आपको दिखे।
समझिए, वोमेन संपुट में रुधिर कोशिकाओं का जाल जैसे गुच्छा का समूह पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो गुच्छा का समूह होता है जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और वोमेन संपुट के मिश्रित रूप को मेलपिगियन संपुट कहते हैं, मेलपिगियन संपुट कहते हैं, दोनों को मिलाकर। सभी नेफ्रॉन के मेलपिगियन संपुट वृक्क के कार्टेस भाग में शामिल होता है। ये सब जो है मेलपिगियन संपुट कहाँ होता है, किडनी के वृक्क मतलब किडनी के कार्टेक्स भाग में शामिल होता है। कार्टेस भाग हम आपको समझाए हुए हैं, नहीं समझाए हुए हैं, देखिए हम आपको बताए हैं कार्टेस भाग किसे कहते हैं, तो यहाँ आपको आराम से समझ में आया होगा किडनी के बारे में जब पढ़ा रहे थे। देखिए वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, तो इसी में वृक्क के इसके बारे में जब पढ़ रहे हैं तो यह सब जो है नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, वृक्क के किडनी के बाहरी भाग में पाया जाता है। और आगे आइए, पादप में उत्सर्जन। यह चैप्टर ही छोटा है, ऐसा करते हैं पूरा चैप्टर ही समाप्त कर देता हूं। बहुत ही अभी कहाँ के ज्यादा टाइम हुआ है, अभी तो मात्र 30 मिनट हुआ है आपका, आधा घंटा में क्या 40 मिनट तो रह सकते हैं। अब बहुत छोटा बचा है, पादप में उत्सर्जन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त हो जाए, बहुत छोटा है या तो समाप्त हो गया आपका, मेन चीज ही समाप्त हो गया। तो इसमें आप देखिए क्या है, पादप में उत्सर्जन, बस 5 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त। देखिए क्या कहेंगे, जंतुओं के तुलना में पौधा में उत्सर्जन, पौधा में भी उत्सर्जन होता है जो अवशिष्ट पदार्थ है। देखे होंगे सोहजन का पेड़ आप देखे होंगे, सब जगह होगा वृक्ष जिसको गाछ कहते हैं आप, उसमें लट्ठा लट्ठा टाइप का रहता है, उसका कोई स्थान नहीं है कि यहीं से वो लट्ठा निकलेगा। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, पेशाब करने का एक ही स्थान है, उसमें पसीना निकलने का सिर्फ अलग अलग स्थान है, लेकिन उसमें जो है लट्ठा निकलने का कहीं से भी निकल जाता है, जो गोंद टाइप का रहता है, विशेष अंग नहीं होता, इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जन के लिए। पादप मतलब पौधा में श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस, विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अवस्थित बात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधे के अन्य भागों में निष्कासित होता है। यानी कहने का मतलब होता है पौधा में कोई विशेष अंग नहीं होता है उत्सर्जन के लिए, वह जो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उसी क्रिया में सब निष्कासित हो जाता है ऑक्सीजन, समझिए ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो जाता है, समझिए। विसरण क्रिया याद रखेंगे, पौधे में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है, विसरण क्रिया द्वारा होता है, यह याद रखेंगे। देखिए पौधे उत्सर्जी पदार्थ को अपनी पत्ती एवं छाल में भी संचित होता है। पौधे जो है अपना उत्सर्जी पदार्थ को अपनी पत्ती के द्वारा और छाल के द्वारा भी बाहर निकालता है। हम अभी सोहजन का उदाहरण दिए थे। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगांव से भी उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन होता है। पत्ती भी उत्सर्जन होता है गिरने का कारण, पत्ती जो पतझड़ का मौसम में गिर जाता है, समझिए उत्सर्जन हो गया। कुछ उत्सर्जी पदार्थ कोशिका रिक्तिकाओं में जमा होता है, जैसे टेनिस, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है। टेनिस वृक्षों को छाल में, रेनिज एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहता है। बस उत्सर्जी पौधा में उत्सर्जी विशेष नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। उसके छाल के द्वारा उत्सर्जन होता है। भोजन बनाने के क्रम में ऑक्सीजन विसर्जित करता है, वो भी उत्सर्जन हुआ। पतझड़ के मौसम में पत्ता झड़ गया, वह भी उत्सर्जन हुआ एक तरह, यही सब हो गया। आगे इसमें कुछ देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में होता, संचित होता नहीं होता। देख तोड़िएगा तो देख लगेगा दूधिया रहता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। जो जिस पदार्थ में उत्सर्जी पदार्थ उजला रहता है, दूधिया रहता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। अगर आप पीपल, बरगद या पीला कनेर की एक ताजा पत्ती को तोड़ें तो आपको उजला, दूधिया एवं गाढ़ा
लेटेक्स निकलता है। आप पीपल के पत्ते को तोड़ के देखिएगा, आपका उजला गाढ़ा जो निकलेगा उसी को हम लेटेक्स कहेंगे, उसी को हम लेटेक्स कहेंगे। आप तोड़ के जाकर देख सकते हैं। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलता है। बबूल के पौधे में क्या निकलता है? गोंद नहीं निकलता है, जो लट्ठा रहता है। आप जाकर देखिएगा बबूल के पौधे में, वह नहीं है तो सोजन तो सबके घर के आंगन में ही होगा, बगल में ही होगा, वह देख सकते हैं। देखिए चीर में रेनिज एवं समान उत्सर्जित पदार्थ है। चीर पौधा है, उसमें रेनिज एक समान उत्सर्जित पदार्थ है। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा, जलीय पौधे क्या करता है? विसरण द्वारा सीधे जल में ही निष्कासित कर देता, जल में ही अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित कर देता है। जबकि स्थलीय पौधे कुछ उत्सर्जित पदार्थ को अपने आसपास मृदा में निष्कासित है। जबकि जो स्थल पर पौधा है अपने आसपास वो स्थल में ही, जो जमीन पर भी, मृदा पर ही अपना निष्कासित कर देता है। यही सब है और कोई विशेष नहीं है। और आपका यही आपका चैप्टर ही समाप्त हो जा रहा है। कुछ था, बहुत आसान है। क्या क्या पढ़े हैं आपको फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं बहुत कम समय में। देखिए उत्सर्जन क्या है यह बताया है। शरीर से जो विषैले पदार्थ है वह बाहर निकलने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में कौन चीज निकलता है? उत्सर्जित पदार्थ होता है। उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे, जो विषैले पदार्थ होता है उसे हम उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। और बताए थे हम आपको उत्सर्जी अंग, यही तो इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जी अंग जिससे हम अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? त्वचा पढ़े थे, फेफड़ा पढ़े थे, यकृत पढ़े थे, जिसका लीवर कहते हैं। अब मानव मूत्र का सचित्र वर्णन में हम लोग किडनी के बारे में विशेष रूप से देखे थे। मूत्र वाहिनी क्या है, मूत्र का बनावट क्या है, यह सब देखे। डायलिसिस मशीन क्या है, नेफ्रॉन क्या है। उसके बाद पादप में उत्सर्जन पढ़े थे और पूरा देख लिए थे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।